अच्छा, तो जो आपके पास सेकंड प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड। आपके पास एक दो तीन चार चार प्रैक्टिकल जो है वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। तो इसमें ऑप्टिक्स वाले में, अब जैसे ये ऑप्टिक्स का है, तो ऑप्टिक्स वाले में कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई फिक्स वैल्यू आए। इसमें आपके पास रैंडम वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, अब आप इसमें फर्स्ट सेक्शन देखो तो फर्स्ट सेक्शन में आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करना होता है। अच्छा, ये वाले प्रैक्टिकल्स ना बहुत इजी भी होते हैं पेंडुलम वाले से। पेंडुलम वाला भी इजी है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। थोड़ा सा उसमें मेहनत ज्यादा लगती है क्योंकि सारी चीज सेट करो, इतना स्पेस चाहिए होता है, फिर उसको काउंटिंग करो, और ये चीज होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से कोई एक दो प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं वो किसी के आते ही नहीं है, क्योंकि वो आपके पास ओवरऑल पूरा डिवीजन आपका आगा खान का उसमें डिवाइड होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं वो किसी के पास भी नहीं आते। सबसे आसान तो गेट्स वाले प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं करना होता, वो सबसे इजी होते हैं। तो जब उस पे आएंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे कि उसमें आपके पास ऐसा क्या चेंज होता है। अच्छा, इसमें वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ग्लास स्लैब है। आपके पास जब आप इसे परफॉर्म करोगे तो इसे परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक ड्राइंग बोर्ड होगा। वो जो हमारे पास ड्राइंग बोर्ड्स रखे हुए थे, वो ड्राइंग बोर्ड्स आप यूज करते हो फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, इसको परफॉर्म आपने सिंपल इस तरह से करना है कि जो भी ड्राइंग बोर्ड होगा आपके पास, और ड्राइंग बोर्ड पे आपके पास जो वैल्यूज होती हैं, इसमें आपके पास क्योंकि चॉइस ही होती है, आप अपनी मर्जी से सॉल्व करते हो। अब आपने जो ग्लास यहाँ पर यूज करना है उसकी थोड़ी थिकनेस होती है, वो बिल्कुल प्लेन नहीं होता मिरर की तरह, थोड़ा सा वो थिक होगा। अच्छा, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली मिरर से होता है। तो पहले मिरर वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम ग्लास का देखते हैं। वो पहले रिफ्रैक्शन था, मैंने उसको रिफ्लेक्शन लिख दिया। तो पहले मिरर वाला देख लेते हैं, क्योंकि ग्लास स्लैब तो थिक होता है, उसमें आपके पास बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन, तो वो इसके बाद देखेंगे। अच्छा, मिरर में आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके पास एक मिरर होगा, सिंपल आपने मिरर को स्टैंड करना है मिरर स्टैंड के साथ, और मिरर स्टैंड आपने फिक्स कर लिया यहाँ पर, लेट सपोज। अच्छा, अब इसमें ऑब्जर्वेशन इस तरह से होती है, आपको याद होगा। अच्छा हाँ, वो आपके पास रिफ्रैक्शन ही है, ठीक है। और बाकी अच्छा, रिफ्लेक्शन वाला इसमें रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रैक्शन कर लेते हैं, एक बार इसकी करेक्शन और कर लेते हैं। ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग, और इसमें जो है वो हम ग्लास स्लैब ही यूज कर रहे हैं। अच्छा, ग्लास स्लैब ये होगा कि वो थोड़ा सा थिक होता है, और थिक होने का मतलब ये कि जब आप उसे सेंटर में यहाँ पर रख रहे हो तो वो आपके पास एक क्यूब की तरह बनेगा। थोड़ा सा वो बस रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। तो अब आपने जो है वो क्यूब यहाँ पर रखा। अब इसमें परफॉर्म ये करना होता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा लेंदी नहीं होता, इसका साइज इतना ज्यादा कोई नहीं होता कि आप बहुत बड़े एंगल ड्रॉ कर सको। तो नॉर्मली इसमें ये होता है कि आप जब स्टार्ट करते हो तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन याद हो तो पहले थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आप देखो, तो रिफ्रैक्शन में दो चीजें याद रखो, तो आपके पास इसकी डायग्राम जो है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगी ड्रॉ करना। रिफ्रैक्शन दो तरह से पॉसिबल होता है। एक आपके पास पॉसिबिलिटी होती है रेयर टू डेंस मीडियम। अच्छा, रेयर टू डेंस का मतलब है कि आप किसी लाइट मटेरियल मीडियम से किसी हैवी में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल एयर से, अभी हमारे पास ग्लास है तो हम एयर से जब ग्लास की तरफ जाएंगे तो वो रेयर टू डेंस मीडियम होगा। और एक पॉसिबिलिटी होती है इसमें डेंस टू रेयर मीडियम की। तो रिफ्रैक्शन दो तरह से होता है, यानी लाइट दो तरह से बेंड हम कर सकते हैं। तो दूसरा होगा डेंस टू रेयर।
अब डेंस टू रेयर में ये होगा कि इसका ऑपोजिट होगा। मतलब हम ग्लास अगर यूज कर रहे हैं तो हम ग्लास से जब एयर में ट्रैवल करेंगे तो वो रिफ्रैक्शन होगा। अच्छा, इसकी सारी कंप्लीट वीडियोस टॉपिकल भी उसमें रखी हुई है प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से भी चाहो तो डिटेल देख लेना। मैं यहाँ पे भी थोड़ा शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अब नॉर्मली इसमें ये होता है कि हम इसमें बनाते हैं नॉर्मल लाइन। अब जैसे अगर आपके पास लेट सपोज यहाँ पे ग्लास स्लैब को यहाँ सिंपल 2D में बनाए हम। अब ये ग्लास स्लैब है। अच्छा, जहां तक ग्लास है आपके पास वो है डेंस मीडियम। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये डेंस है, और इसके ऊपर और इसके नीचे रेयर है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, एटमॉस्फेयर में एयर होगी, तो वो रेयर मीडियम होगा। अच्छा, इसमें परफॉर्म आप इस तरह से करते हो कि आप इसमें दो पिंस को फिक्स करते हो। आपने यहाँ पर दो पिंस को फिक्स करना होता है अपनी मर्जी से किसी भी एंगल पर। आप एक लाइन ड्रॉ करते हो सेंटर से, और उसके ऊपर दो है वो दो पिंस अपनी मर्जी से सेट करते हो उस एक स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो ये आपने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, इस पे आप अपनी मर्जी से दो पिंस फिक्स कर सकते हो किसी भी एंगल पे, ये आपकी चॉइस होती है। अच्छा, अब इसमें एंगल मेजर करना होता है, तो अब एंगल मेजर करना इसमें इंपॉर्टेंट है। और एंगल मेजर करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये पता हो कि एंगल मेजर कहाँ से करना है। तो अगर आप ग्लास स्लैब को लो, और लेट सपोज हमने यहाँ पर एक लाइन मार्क की, रूलर वगैरह से आप मार्क करोगे तो लाइन स्ट्रेट बनेगी। यहाँ पे आपने एक लाइन को ड्रॉ किया, और इसके ऊपर लेट सपोज हमने दो पिंस फिक्स कर दी, एक इधर और एक यहाँ पर, तो दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होगी। अब हमने ये देखना है कि जब लाइट रे एंटर हो रही है ग्लास मीडियम में, तो वो जाएगी किस तरफ। तो आपके पास इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, इसमें एक बनती है नॉर्मल लाइन। तो वो नॉर्मल लाइन आप बनाते हो बिल्कुल इसके सरफेस के परपेंडिकुलर। ये होगी बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन। अब लाइट रे इसमें एंटर हुई, और लाइट रे जब एंटर होगी तो उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसकी जो डायरेक्शन चेंज होगी वो आपके पास इस तरह से चेंज होगी कि वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी। इसका मतलब ये कि ये जो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन लिखी है हमने, रेयर टू डेंस वाली, तो इसमें जो लाइट बेंड होती है वो किस डायरेक्शन में बेंड होगी, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये की पॉइंट्स हैं, ये हमेशा सेम रहते हैं। अगर ये चीज याद रहेगी तो डायग्राम आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी, और आपको पता होगा कि आप सही बना रहे हो गलत बना रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि लाइट रे जो है वो आपके पास बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा, अब ये आ गई डेंस में। अब रेयर वाला खत्म हो गया काम, अब ये आ गई डेंस में। अब यहाँ से अगर हम आगे लेकर जाएं तो ये जाएगी डेंस टू रेयर, यानी सेकंड केस। अब यहाँ पर आप दोबारा से नॉर्मल बनाओगे। आपने दोबारा से नॉर्मल बनाया, यहाँ पर आ गया नॉर्मल। अब आपके पास पहले लाइट आ रही थी रेयर टू डेंस, तो रेयर टू डेंस में लाइट बेंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल। यानी ये ऑरेंज लाइन जो है वो इसने जाना इस डायरेक्शन में था, स्ट्रेट। अगर देखो लेट्स सपोज ये लाइट कहीं भी बेंड नहीं होती तो स्ट्रेट इस डायरेक्शन में जाती। लेकिन ये नॉर्मल जो हमारे पास यहाँ सेंटर में बना हुआ है, ये उसकी साइड पे बेंड हो गई, तो इसको कहते हैं हम टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अब जब ये डेंस टू रेयर जाएगी तो काम ऑपोजिट हो जाएगा आपके पास, और जो सेटअप है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास सेकंड वाली टर्म है, यानी डेंस टू रेयर, इसमें लाइट रे जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। अच्छा, अब इसको प्रैक्टिकल में कैसे करना है। अब आपके पास जो पेपर होगा जो आपने इस पे लगाया हुआ है अपने ड्राइंग बोर्ड पे, तो एक तो आप फ्रंट पे दो पिंस लगाओगे, आपने फ्रंट पे दो पिंस लगाई। अब आपने उनको देखना कहाँ से, अब क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ये ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसकी दोनों साइड से आपको इमेज नजर आ सकती है।
तो आप जो इमेज देखोगे ना वो इसकी बैक साइड पर देखोगे। मतलब इमेज आपको ना कहीं यहाँ पर नजर आएगी। पहले आप क्या करते हो कि ग्लास रखते हो पेपर पे, उसकी आउटलाइन ड्रॉ करते हो, आउटलाइन बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ होगी। ठीक है। उसके बाद ये जो आपने पहला स्टेप किया, स्टेप वन ये था कि आपने लाइन ड्रॉ की अपनी मर्जी से और उस पे दो पिन्स लगाई। अच्छा, अब जो एंगल मेजर करना होता है, एंगल कहाँ से मेजर करोगे? एंगल मेजर होगा नॉर्मल के साथ। ये पहला होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो लाइट अंदर बेंड हुई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है। तो इसमें आप ये देखते हो कि आपके पास लाइट कितने एंगल से बेंड हुई है। और ये वाली जो लाइन होगी ये बिल्कुल इसी तरह से बनेगी, थोड़ा सा वे, मतलब आपको ये दिखेगा इस तरह कि जब आप इसकी ग्लास की दूसरी साइड से देखोगे ना, जिस तरह वो होता है कि अगर पानी का एक ग्लास उसमें पेंसिल रखो तो आपको अलग पोजीशन पर नजर आती है ओरिजिनल से। बिल्कुल वहां पर नजर नहीं आएगी जहां पर आपने पेंसिल को रखा है, क्योंकि वाटर सरफेस डीप होता है, वो लाइट को बेंड कर देता है। तो इसी तरह से जो पिंस होंगी आपको, वो पिंस यहाँ पर नजर आएंगी, लेकिन थोड़ा सा उनकी पोजीशन चेंज होगी। तो वो जहां आपको पिन नजर आ रही हो, वहां पर आप दो पिंस और लगा के उनकी मार्किंग कर लोगे। मतलब ये वाली जो लाइन है इस पे भी आपको जहां पिंस नजर आ रही है, वहां पर आप दो मार्किंग कर लोगे, जिस तरह यहाँ पर की थी। तो इस तरह से आपके पास ये मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद आप ग्लास स्लैब हटाओगे, और ग्लास स्लैब हटाने के बाद जो आपने पूरी डायग्राम कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसमें रे डायग्राम भी आपके पास इंक्लूड होती है। ये जो आप पेपर पे ड्रॉ करोगे, ये पूरा आपके पास प्रैक्टिकल आपकी बुक में जाएगा काम, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल डिपेंड ही इस पे कर रहा है। तो रे डायग्राम आपके पास इस तरह से बनेगी फाइनल। तो फाइनल रे डायग्राम इस तरह से बनेगी, क्योंकि जब आप उस पे से ग्लास स्लैब को हटाओगे तो फिर पूरी डायग्राम 2D में होगी, फिर 3D में कुछ भी नहीं होगा वहां पर। तो उसमें फिर आप पूरे एंगल्स वगैरह जो है वो डी से मेजर कर लोगे प्रोटेक्टर से। उसमें ये होगा कि नॉर्मल आपने एंगल को रखा। अब लेट सपोज अगर आपने एंगल मेजर करना हो, वो भी मैं दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पर डी तो नहीं है कि मैं एग्जैक्ट एंगल आपको मेजर करके दिखाऊं, लेकिन फिर भी एंगल किस तरह से मेजर होगा वो बता देता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पर ये डायग्राम आई थी हमारे पास, और यहाँ पर हमने इसका एंगल मेजर करना है। अब इसका एंगल मेजर करने के लिए आपके पास तो देखो डी होगा, तो आपने इसको क्या करना होता है कि वो तो सेमी सर्कल की फॉर्म में होता है। तो उसमें यहाँ पर 90 होगा, और बिल्कुल यहाँ लास्ट में 180 होगा। तो आप क्या करते हो कि आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से डी को रख के एंगल मेजर कर सकते हो। अब लेट सपोज मैंने डी को इस तरह से रखा है कि मेरे पास जो हाफ डी है वो लेफ्ट पर आ रहा है, हाफ राइट पर। मतलब ये जो 90 डिग्री है वो यहाँ पर फेस कर रहा है इस पॉइंट पर। तो अब मैंने ये चेक करना है कि ये जो ऑरेंज लाइन है यहाँ पर, ये ऑरेंज लाइन किस एंगल पर आ रही है। तो 90 से अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो ये आपके पास आ रही है अराउंड 46 पर। ठीक है। तो 46 एंगल पर ये लाइन शो हो रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि 90 में से वो 46 जो माइनस करना है, वो माइनस करने के बाद आपका फाइनल एंगल आ जाएगा। वरना सिंपल ये होता है, आप काउंटिंग कर लो। आपके पास क्योंकि डी होगा, डी पे तो मार्किंग होती है, तो आप सिंपल काउंटिंग कर सकते हो। जैसे वो यहाँ पर लाइन आ रही है, तो आप इसको ऐसे काउंट करते हो, 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज और 40 डिग्रीज। तो आप डिग्रीज काउंट कर लो डायरेक्ट। वरना आप जो वैल्यूज आ रही है उनको फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। जिस तरह 90 पे मैंने रखा था, 46 को माइनस किया, तो जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसी तरह से आप इसको रिफ्रैक्शन पे रखोगे 90, और इसका एंगल मेजर कर लोगे। डी में तो खैर इजी होता है, मेरे पास यहाँ स्केल है असल में, उसमें नीचे एंगल लिखे आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा होगा बिल्कुल। वरना डी में करना ये सिंपल होता है। ठीक है यहाँ तक। तो ये आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिफ्रैक्शन का। इसमें जो आपके पास टेबल होगा उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का कॉलम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का होगा। नॉर्मली ये होता है कि एक डायग्राम होती है आपके पास, कभी कभार ये होता है कि दो अगर ऑब्जर्वेशन होगी
तो आपने पेपर पे दो डायग्राम ड्रॉ करनी होगी अलग अलग एंगल रख के। ठीक है, मतलब एक में एंगल आपने जैसे अभी 46 आ रहा था हमारे पास, अगले में हमने एंगल चेंज कर दिया। वो हमारी मर्जी होती है, हम एंगल कुछ भी रख सकते हैं। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप वही एंगल रखो जो वहां पर गिवन है। तो दो या तीन ऑब्जर्वेशन होगी, वैसे दो होंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि दो बार डायग्राम ड्रॉ करने में भी टाइम लगता है। तो अगर दो ऑब्जर्वेशन है तो आप दो बार डायग्राम बनाओगे अलग अलग रीडिंग्स के साथ। और फिर इसमें एंगल जो मेजर करना है वो आप डी या प्रोटेक्टर जो भी है वो उससे मेजर कर लोगे और ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिखोगे। और उसके बाद फिर इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, वो अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। हाँ, वो आपके पास अभी नहीं है। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉलम गिवन हो, लेट सपोज आपके पास एक कॉलम में वैल्यू गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक में गिवन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और तीसरे में लिखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो आप एक बार प्रैक्टिकल जर्नल्स में भी अपने देख लेना रीडिंग्स क्या क्या मेंशन है। मैं भी आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ में। उसको हम कहते हैं एन। तो अगर वो आपसे कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो ग्लास का, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन उसमें दे देते हैं, एक दो क्वेश्चंस भी ऐड हो जाते हैं। जैसे अगर वो आपको एक क्वेश्चन दे दें, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल्स टू साइन इंसिडेंस ओवर साइन रिफ्रैक्शन। तो बस उसमें आपसे फॉर्मूला पूछेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम वही आता है कि साइन हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर से निकलता ही नहीं है, कैलकुलेट ही नहीं होता। तो अगर वो आपसे फॉर्मूला पूछ लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो फॉर्मूला आपके पास ये होगा। आप प्रैक्टिकल जर्नल वाली वैल्यूज लिख सकते हो। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही हो कैलकुलेशन में, या आपको नहीं समझ आ रहा हो कि वैल्यूज गलत कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है, तो आप थोड़ा सा आइडिया कर लेना इसमें। ठीक है, और उसमें जो है वो आप फिर वो वाली वैल्यूज लिख सकते हो एस्टिमेटेड। ठीक है, तो इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, आप लिख सकते हो अगर प्रॉब्लम हो। और प्रॉब्लम ऐसे आएगा नहीं, बस कुछ प्रैक्टिकल्स है जिस तरह पेंडुलम वाला था, उसमें क्योंकि जिस तरह बताया जी की वैल्यू फिक्स होती है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें तो अपनी मर्जी के एंगल्स होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जिस तरह से जो जो प्रैक्टिकल्स हम डिस्कस करते रहेंगे, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। तो बाकी के कल भी अगर सेम टाइम पे कंटिन्यू करेंगे तो फिर कल हम बाकी डिस्कस कर लेंगे, कल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पूरा कर लेंगे। मैं इनके लिंक्स भी सेंड कर दूंगा वीडियोस के, और इनके जो जर्नल फाइल्स हैं वो भी। तो रीडिंग्स आपके पास जो होंगी आप वो यूज कर सकते हो फाइनल में भी, और अपने